नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और यहां पर एक और वैकेंसी जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, और ये है आपकी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी टोटली सरकारी जॉब है। और यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब खाली है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और टेक्नीशियन की जॉब खाली है। ठीक है, मैं आपको इसको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है ना उसमें दिखा देता हूँ पहले तो, है ना, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें खाली। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा B1 से, यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट। तो इसमें देखो, जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है ना, उन सबके लिए डिप्लोमा मांगा गया है। अब अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किसी को बनना है, ये पहला वाला, तो इसमें आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हो 3 साल का, या ऑटोमोबाइल से किया हो तो भर सकते हो आप। और दोस्तों, जहां जहां साइंटिफिक असिस्टेंट लिखा है, इन सभी में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, और जो एक्सपीरियंस है आपका वो 4 साल का मांगा गया है। ठीक है, पहले बता देता हूं, आप वीडियो सुने, लेकिन कहां नहीं भी एक्सपीरियंस मांगा है वो भी बता देता हूं। जितनी भी आप टेक्नीशियन वाली देख रहे हो ना, साइंटिफिक खत्म हुए। अब देखो यहाँ पर जरा टेक्नीशियन C1 दिख रहा है, C1 से लेकर जितने भी C10 तक है, सारे के सारे टेक्नीशियन है। और टेक्नीशियन मतलब इनके लिए चाहिए ITI, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट वाली जितनी पोस्ट थी, इनके लिए डिप्लोमा चाहिए था। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस सभी में मांगा है। जहां जहां साइंटिफिक असिस्टेंट लिखा हुआ है, सब में उन्होंने 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा के बाद, है ना। और जहां जहां टेक्नीशियन लिखा हुआ है, इन सभी में ITI मांगा है ट्रेड में। जैसे किसी को वायरमैन बनना है तो उसका इसी ट्रेड में ITI होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बताऊंगा, कई लोग के पास क्या होता है, 1 साल का भी ITI होता है। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके पास 1 साल का ITI, मान लो आपने फिटर किया हुआ और 1 साल का ITI आपका, और अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का हो गया। कहने का मतलब इनको 2 साल से मतलब है। ठीक है, यानी या तो आपने 2 साल का ITI किया हो तो चल जाएगा, या तो आपने 1 साल का ITI किया है अगर, और 1 साल कहीं काम किया है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो आप, टेक्नीशियन से वायरमैन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, मिल राइट हो गया, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर की मांग हुई है, ऑप्टिकल साइंस की मांग हुई है, फिजियोथेरेपी है, ग्लास ग्लोइंग है, कारपेंटर है। सर एग्जाम कैसा होगा, समझ गए ना। 2 पोस्ट है यहाँ पर, कौन कौन सी, और यहाँ पर इनके बगल में आप इनकी सैलरी देख सकते हो। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बनोगे तो आप देख रहे होगे 44,000 तक सैलरी गई हुई है, और नीचे की तरफ घटती हुई चली जा रही है, और मतलब मिनिमम जो है 35 के आसपास है। ठीक है, और यही टेक्नीशियन की जो ITI होल्डर्स होते हैं, इनकी हमारे 25,000 से लेकर के, मतलब ये 21,000 मिनिमम है और 25,000 तक मैक्सिमम। जैसे वायरमैन की 25,000 देख रहे हो आप, कंप्यूटर नेटवर्क वाले की 25,000 है, मिल राइट की 25,000 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, सब बताऊंगा, पेपर कैसे होना है, कहाँ होना है। और दोस्तों, आपको पता है ना ये कहाँ है, RRCAT, ये जो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो इसके बारे में, ये देखो, ये जो RRCAT है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये इंदौर में है दोस्तों। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, आपका जो रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, वो सारा कुछ आपका इंदौर में ही होगा, इंदौर में ही जाना है। लास्ट डेट क्या है सर, लास्ट डेट है 14 जून, 14 जून। ठीक है, वापस आ जाओ स्लाइड में। ये दोस्तों की PDF है, जैसे मैं एक एक पोस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लंबा लग सकता है, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो सर मैंने आपको बता दिया कि ये राजा रमन्ना जो है ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंदौर में है। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, साइंटिफिक असिस्टेंट 2 पोस्ट है, और टेक्नीशियन है 1 पोस्ट। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए चाहिए डिप्लोमा, है ना, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और टेक्नीशियन के लिए चाहिए ITI विद 12th, है ना, 60% होना चाहिए सभी में। ठीक है, और नो एक्सपीरियंस, है ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑनलाइन फॉर्म है, लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप उसको भर सकते हो वैसे जाकर के। इसमें एक रिटर्न एग्जाम होना दोस्तों, रिटर्न एग्जाम स्टेज 1 स्टेज 2 दो में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से बटा हुआ है कि स्टेज 1 जब आपका एग्जाम होगा, है ना, इसमें 2 चीजें बांट दी गई हैं, एक स्टेज 1 है और एक स्टेज आपका 2 है। ठीक है, और इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टेज 1 वाले में आपको 1 घंटा मिलेगा, स्टेज 2 वाले में आपको 2 घंटा मिलेगा। और आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के दोनों एक ही दिन होगा, ये एक ही दिन की बात है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है ना। ये याद रहे आपको कि एक ही दिन में आपको दोनों टेस्ट हो जाएंगे, इंदौर में ही होंगे दोनों टेस्ट, और एक ही दिन में हो जाएंगे। क्लियर है, रिटर्न एग्जाम आपका स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों एक ही दिन में हो जाएगा। स्टेज 2 उसी को देने को मिलेगा जिसका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। मान लो किसी ने स्टेज 1 नहीं क्लियर कर पाया, वो, है ना, तो गया काम से। स्टेज 1 में क्या है दोस्तों, मैं अभी बता दूंगा आपको, है ना, क्या आएगा। स्टेज 2 के बारे में पहले बता देता हूँ। स्टेज 2 वो टेस्ट है दोस्तों जो आपका ट्रेड का हो गया। जैसे मान लो किसी ने डिप्लोमा अगर किसी में किया हुआ है, तो उससे डिप्लोमा से जुड़े सवाल इसी स्टेज 2 में रहेंगे, 50 नंबर के। अगर किसी ने ITI किया है फिटर वगैरह, तो 50 क्वेश्चन फिटर से पूछे जाएंगे आपके स्टेज 2 में, है ना। और स्टेज 1 जो है ये सबके लिए कॉमन है, इसमें नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल जनरल मैथ्स है, और ये सब ये है। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और याद रखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और ये स्टेज 1 में भी है और स्टेज 2 में भी है।
क्लियर हो गई बात? तो याद रखेंगे, ऊपर वाले में 1 घंटे का टाइम है, नीचे वाले में 2 घंटे का टाइम है, 50-50 क्वेश्चन दोनों में दिए गए हैं। ठीक है, जब स्टेज 1 क्वालीफाई हो जाएगा तभी स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 को ये एडवांस टेस्ट भी कहते हैं या स्किल टेस्ट भी कहते हैं। सर इसके बाद क्या होगा? स्टेज ये जब स्टेज 1 और स्टेज 2 हो जाएगा तो अब आपसे हो सकता है सीधे इंटरव्यू कराएं। इंटरव्यू में आपसे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। सर इंटरव्यू कहाँ होगा? वो भी इंदौर में ही होगा। ठीक है, तो यानी ना रिटर्न के लिए सोचिए ना कुछ के लिए, सबके लिए आपको सिर्फ इंदौर ही जाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है सर, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, दोनों के लिए फॉर्म ये खुला हुआ है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं है ना, पर थोड़ा सा बढ़ सकती है लेंथ। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डबल स्पीड में भी सुन सकते हो, तो ये आपके ऊपर है ना। चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। नंबर 1 पोस्ट है साइंटिफिक का है, तो आपको पता होगा, देखो यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ओबीसी के लिए दोस्तों पहली पोस्ट जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाली, ये एक ही पोस्ट है और ये रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए। 44,000 के आसपास इतनी और ये मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको पता है कि ओबीसी में उनको आरक्षण मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं, और नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो इस बात का इनको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है ना। मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या अपलोड भी करना है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। तो डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल से, अगर आप तो ही भर सकते हैं, या आपने ऑटोमोबाइल से तो भी भर सकते हैं, है ना। 60% आपका होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ना। और 3 साल का डिप्लोमा है भैया, और वो भी 12th हो जाने के बाद, 12th हो जाने के बाद, है ना। वो इस तरह से ध्यान रखिए। और 60% होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। वही सब में किसमें, डीजल एंड पेट्रोल, 4 व्हील व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में अगर काम किया है या कहीं पे भी काम किया, 4 साल है तो आप भर सकते हो उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे में। भाई ये है असिस्टेंट साइंटिफिक सी मैकेट्रॉनिक्स, वही सेम है। और ये है भैया जनरल के लिए, एक पोस्ट है जनरल के लिए, मेल फीमेल सभी भर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस वही मांगा गया है, या तो सीएनसी टूल मशीन में, टूल रूम में काम किया हो, मशीन टूल में काम किया हो। डिप्लोमा मैकेट्रॉनिक्स से मांगा गया 60% के साथ। मिनिमम 18 साल और मिनिमम मैक्सिमम जो है 33 साल 30 साल हो सकती है। ठीक है, और बाकी 60% नहीं भूलें डिप्लोमा में। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, बस उसी से काम चल सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, और बस ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? अब यहाँ देखो, नेचर ऑफ ड्यूटीज ऐसी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ सीएनसी, नॉन सीएनसी मशीन, ये सब आपसे कंट्रोल करवाएंगे। तो यहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि नेचर ऑफ ड्यूटी में आपको क्या करवाएंगे। अगला मैं पढ़ देता हूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें ये जो है ना, ये ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए खाली है। अब जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले होते हैं, इनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भरना पड़ता है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ये लाना पड़ता है, तो ये आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर आपने आरक्षण का फायदा उठाया तो उस आरक्षण के बिहाफ में आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। 18 मिनिमम, 33 मैक्सिमम। ठीक है, ये रिजर्व है ये वाली पोस्ट, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। और 4 साल का एक्सपीरियंस आपका उसी में, है ना। अपकीप ऑफ लिफ्ट्स, एलिवेटर्स, इन सब में आपने काम किया हो, है ना। तो खैर, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, वही ये भी ईडब्ल्यूएस के लिए, मिनिमम 18, 33, 18 और 30। और डिप्लोमा चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी किया है तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो भी चल जाएगा। 3 साल का होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम में, ऑटोमेशन में, इन सब में, तो आप भर सकते हो उसको। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे बायोलॉजी के लिए असिस्टेंट साइंटिफिक है, 35,000 की जॉब, है ना। और ये जनरल के लिए है, और इसको दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिप्लोमा नहीं। इसमें बोला है कि आपके पास बीएससी होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में आपने बीएससी की हो, है ना। और साथ में बहुत ध्यान देना, बायोलॉजिकल साइंस में आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा रहा हो क्या, कि या तो बॉटनी रहा हो आपका बायोलॉजिकल सब्जेक्ट, जब आपने बायोलॉजिकल साइंस लिया है, बीएससी की होगी अगर उससे, या तो आपने बॉटनी की हो, माइक्रोबायोलॉजी ले ही रही हो, बायोटेक्नोलॉजी लिया रहा हो, या बायोकेमिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, 60% होना चाहिए, तो आप इसे भर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल और 18, है ना। और बस ठीक है। और सबसे अच्छी बात देखो, अगेन ये एक ऐसी साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब है, इसमें नो एक्सपीरियंस है भैया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये देखो जरा, है ना, ये देखो, इसमें कहीं पे भी नहीं मांगा है ना, हाँ कहीं पर नहीं है। वेरी गुड यार, ये लो काम बन गया आपका भाई। जिसके पास है अगर ये, तो उसकी तो चांदी होगी साहब। और मुझे लगता है कि इस वाली पोस्ट में भी कुछ नहीं मांगा गया है ना। यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिकल वाला साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल, इसमें भी नो एक्सपीरियंस है। प्यारे बंदो, ये लो आपके तो बात बन गई भैया। सारे साइंटिफिक को मैं नहीं दिया है ना। और यहाँ पर 4 पोस्ट है, एक रिजर्व, एक जनरल की, एक एससी की, एक एसटी की, एक ओबीसी की। 18 मिनिमम, और जनरल की मैक्सिमम 30 है यहाँ पर, एससी एसटी की मैक्सिमम 35 है, और ओबीसी की 33 है। ठीक है, और 35,000 के आसपास की जॉब है, ये लो भाई। और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है, ये ध्यान रखना है, 60% के साथ। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और सेम दोस्तों, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस मांगा है ना। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 35,000 की जॉब हो गई। 8 पोस्ट है, 3 रिजर्व की,
यानी कि 3 जनरल वालों की, 2 एससी की, 1 एसटी की, 2 ओबीसी की। मिनिमम जनरल में मिनिमम 18 है, सभी के लिए मिनिमम 18 ही है ना। और मैक्सिमम जनरल में 30 है, एससी एसटी में 35 है, ओबीसी में 33 है। डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का भी चल जाएगा, लेकिन 60% के साथ चलेगा। डिप्लोमा मांगा है और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि फिजिक्स की जरूरत है और अगेन नो एक्सपीरियंस। और यहाँ पर डिप्लोमा नहीं है, बीएससी है 60% के साथ। लेकिन ये कहा गया है फिजिक्स है ना, तो भाई आपका फिजिक्स एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, या फिर केमिस्ट्री हो गया। देखो, फिजिक्स एज प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स तो मस्ट है। मतलब या तो आपने जब बीएससी करी है तो फिजिक्स उसमें रहा ही, फिजिक्स तो उसमें हो ही। अब फिजिक्स के साथ आपने मैथ्स लिया हो सकता है, या तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लिया होगा, फिजिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस, कुछ भी इनमें से लिया है तो चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स होना चाहिए। आपने बीएससी पूरा किया हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। भाई बहुत प्यारी चीज है यार। या तो अब मैं साइंटिफिक असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूँ, 35,000 की जॉब है, एक पोस्ट है जनरल के लिए, मिनिमम 18 ये 30, ठीक है। और बीएससी हॉर्टिकल्चर मांगा है, एग्रीकल्चर मांगा है। और दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नो एक्सपीरियंस यार, मतलब सिर्फ ऊपर की 2-3 पोस्ट में ही थी, ठीक है। चलो, और यहाँ देखो इस वाले में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस मांगा है। भाई काम हो गया यार। तो आपका सिविल वाले के लिए है ये, और 35,000 की जॉब है, एक जनरल के लिए, एक एससी के लिए खाली है, 18 मिनिमम है। जनरल के लिए मैक्सिमम 30 और एससी के लिए मैक्सिमम 35 साल है। और डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% के साथ, बिना एक्सपीरियंस के चल जाएगा काम। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और जूलॉजी की मैं बात करूँ, अगेन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस की बात है। एक ओबीसी के लिए है, मिनिमम इसके 18 और 33 साल। और बैचलर ऑफ साइंस ये बीएससी चाहिए इनको, आपका एनिमल हस्बेंड्री में या फिर एनिमल जेनेटिक्स में, और ब्रीडिंग और जूलॉजी में, इनमें से कोई भी हो सकता है। 60% के साथ अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है। इस वाले में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये साइंटिफिक, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 35,000 की जॉब, एक जनरल के लिए है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल। बीएससी चाहिए इनको ऑनर्स की 3 साल की, बायोटेक्नोलॉजी में या जूलॉजी में या लाइफ साइंसेज में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, किसी में भी होगा तो आप भर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम बात करें गेस्ट हाउस सुपरवाइजर की, 44,000 के आसपास की जॉब है। अब भाई ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है ना यहाँ पर। और होटल मैनेजमेंट मांगा है, बीएससी अगर होटल मैनेजमेंट से है या एडमिनिस्ट्रेशन एंड केटरिंग सर्विस से है तो भी भर सकते हो, या टेक्नोलॉजी से है तो भी आप इसे भर सकते हो। 60% के साथ होना चाहिए, ठीक है। होटल मैनेजमेंट, केटरिंग सर्विसेज तो भर सकते हो इसको आप। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पर अगेन कोई नो एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ना। और अब ये क्यों नहीं मांग रहा भैया एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आ चुका है C1 यानी कि टेक्नीशियन की जॉब, यानी अब आपका आईटीआई शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना प्लस, का मतलब क्या है प्लस। देखो यहाँ पर जहां पर भी ये लिखा है ना एसएससी विद मैथ साइंस, इसका मतलब क्या है कि आपने जो 12th लिया है उसमें आपका पीसीएम रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। मैथ साइंस है ना पीसीएम वाले, और 60% आप अपने 12वीं में लेकर के आए हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। और साथ में आपने एक आईटीआई किया हो। अब जैसे मान लो वायरमैन का है, तो वायरमैन ट्रेड से अगर आपके पास आईटीआई है ना, तो ही इसे भर पाओगे आप। मिनिमम एज आपकी 18 है, और मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पर पोस्ट देखो 2 ही खाली है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एसटी के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल है मैक्सिमम, और एसटी के लिए 30 साल है मैक्सिमम, ठीक है। और 25,000 के आसपास की जॉब लगेगी आपकी, तो ये भी ठीक है भैया। और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना। अपने शब्दों को मैं वापस ले लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है 4 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग, तो ठीक है भाई, ये थोड़ी सी बड़ी चीज होगी यहाँ पर, है ना। तो मांग लिया यहाँ पर, एक्सपीरियंस है 4 साल का मांगा है, एक ऐसी जॉब मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखो जरा, ये कंप्यूटर नेटवर्क के लिए 25,500, और 2 पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए, एक जनरल के लिए। मिनिमम 18 साल है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम 28, और जनरल के लिए 25 हो गई है ना। वही आपने अपना 12th किया हो पीसीएम से 60% के साथ, और साथ में आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, है ना। ये ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। चलिए, और यहाँ पर मिल राइट है, 25,500 की जॉब है, एक ही पोस्ट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। 18 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम है, इसी के हिसाब से होगी ये, इस कैटेगरी के हिसाब से, एक ही है ना वहाँ पे। और 12th पीसीएम आपका हो, और साथ में आईटीआई हो आपका मिल राइट ट्रेड में, और 4 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना। और बस ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर आ जाते हैं टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिशियन के लिए 25,500 की जॉब है, एक एसटी के लिए खाली है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है, और पीसीएम से 60%, और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर देखिए जरा, इलेक्ट्रिकल के लिए 25,500, और 3 पोस्ट खाली है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक जनरल के लिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है,
किसके लिए? SC/ST के लिए, और मैक्सिमम 25 साल है जनरल के लिए। तो वही 12th PCM 60% के साथ और प्लस 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें, ठीक है। तो ये देखो, इसीलिए पढ़ देता हूँ मैं पूरा का पूरा, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ नो एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस है, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। तो लिखा भी है मैंने यहाँ पे नो एक्सपीरियंस। चलो, तो इसमें भैया फिटर की जॉब खाली है, समझ गए होगे आप। 21,700 और 8 पोस्ट खाली, 2 SC, एक ST, एक OBC, एक EWS, एक 3 जनरल के लिए। तो मिनिमम 18 सभी के लिए है। SC/ST के लिए मैक्सिमम 30 है, OBC के लिए मैक्सिमम 28 है, और जनरल के लिए और इनके लिए 25 है। तो 12th PCM चाहिए 60%, और प्लस आपने एक सर्टिफिकेट फिटर का लिया हो तो ठीक है, और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें क्या है कि कुछ साइंटिफिक वाले में एक्सपीरियंस है, कुछ साइंटिफिक वाले में एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ साइंटिफिक जो है ना वहाँ पे ऑफिसर, उनके लिए है, कुछ में नहीं। और टेक्नीशियन में अगेन कहीं पर एक्सपीरियंस है और कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो उससे आप परेशान ना हो, ठीक है। ये सब होता रहता है। आप तो ये देख ले कि आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें एक्सपीरियंस है आपके पास है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। मिलियंस ऑफ जॉब्स आर देयर, अगर ये है तो और भी खुली हुई है, बहुत सारी बताने के लिए होती हैं आपको, ठीक है। चलो, तो इसीलिए कहता हूँ मैं, आप मुझसे जुड़े रहो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये चैनल नहीं है, इट्स अ अभियान कि भाई सबको जॉब लग जाए। और इसीलिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। आप देख रहे हो PDF मैंने पहले से मार्क करके रखी हुई है, क्यों? ताकि आप जॉब पे लग जाएं। आपको देखिए क्या है कि अगर जॉब सबके पास होगी तो इंसान गलत चीज़ें सोचेगा नहीं, और गलत चीज़ें सोचेगा नहीं तो गलत काम करेगा नहीं, तो सही दिशा में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। मतलब मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ, पैसा भगवान इतना इंसान को दे दे कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, है ना। लेकिन इतना भी ना दे कि अंधा हो जाए, फिर गलत काम करने लगे, ठीक है। और माहौल आजकल का आप देख ही रहे हो। इंसान अपने अंदर सीख से ज्यादा घमंड पालता है ना। सीख से ज्यादा घमंड पालता है, और ये घमंडी से लीड हुआ है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अंदर सीखना नहीं है, एक दूसरे से सीख नहीं रहे, एक दूसरे से घमंड आ रहा, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने कैसे बोल दिया, है ना। तो इंसान अपने अंदर घमंड पाल रहा है, वही सीख रहा है, ठीक है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भैया देखो, सबको अगर आप भगवान से बोलते हो ना जब सब खुश रहे, तो उसका मतलब क्या होता है ना, किसी को ज्यादा मिले ना कम मिले, इतना मिल जाए कि बस लाइफ चल जाए, ठीक है। बस हाँ दोस्तों, इसमें और कुछ है भी नहीं। एक दिन तो खर्च हो ही जाना है, समय निकल जाएगा, हाथ से फिसल जाएगा। रेत के समान है ये सारा समय। आप ये जॉब जो देख रहे हैं सामने, इनके लिए आप अप्लाई जरूर करेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता दो, नौकरी लगने के बाद भी ये मत सोचेगा कि आपके पास सब आ गया है। आपको तब भी अपने आप को ट्रेन करना होगा, ये दोहराना होगा, है ना। कि जरूरी नहीं यार कि ये मिल गया है तो अब लाइफ यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे की सोचिए, उससे आगे जाइए। याद रखिए, जिसके पास गोल नहीं है या जो अपना लक्ष्य नहीं तय करता है ना, वो एक कुत्ते की समान जिंदगी जीता है ना। कुत्ते के पास लक्ष्य नहीं होता, वो बस जिए चला जाता है, एक दिन खर्च हो जाता है। समझ गए इस बात को? तो ऐसे ही जानवर होते हैं, जिए तो जिए, तो वही बात है, ठीक है। और ये भी मत भूलिए, घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर जब पति पत्नी लड़ते हैं या मम्मी पापा लड़ते हैं, तो वो कोरा कागज है। और कोरा कागज क्यों कहते हैं उन्हें? वो जो देख रहा है सब सीख ले रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो सब सीख लेगा, और वही उसके अंदर रहेगा। अगर उसने देखा अपने पापा का गुस्सा अपने माँ पर हावी होते हुए, तो वो भी भविष्य में यही करेगा, है ना। कभी लड़की कोई उसकी दोस्त बनी या कभी कोई उसकी प्रेमिका बनी, तो वो उस पर हावी होना सीखेगा, क्योंकि उसने यही देखा है और वो यही सीखेगा। तो बात है कि बच्चे अपने आप बड़े नहीं होते, उन्हें बड़ा करना पड़ता है। अपने आप जो बच्चे बड़े हो जाएं वो तो जानवर के बच्चे हैं ना, वो तो वो होते हैं अपने हिसाब से बड़े तो। लेकिन इंसान के बच्चे ये बनाए जाते हैं भैया, ये बनाए जाते हैं, और बनाने वाले आप ही हैं। पहला निर्माण आप ही करने वाले हैं। तो आपको कहने का मतलब यही है कि कई लोग आजकल बच्चे को मारते पीटते हैं कि भाई गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार वो माहौल तो दो, क्या पहले आपने अपने आप को सुधारा हुआ है, अपने घर में वो माहौल दिया हो, तब ये बात होती है, ठीक है। तो खैर, जो मैं आपको बता रहा था वो बता देता हूँ एक बार, है ना। बीच में मैंने एक कहानी सुना दी, फ्लो फ्लो में निकल गया, है ना। सुन लो, रख लो उस चीज को भी, क्या बुराई है, ठीक है। चलिए, तो नो एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर भी। ऑप्टिकल साइंस में 21,700 के आसपास की जॉब है, जनरल के लिए हो गया, और मिनिमम एज 18 साल है, और मैक्सिमम जो है 25 साल है। और यहाँ पर आपका 12th 60% मांगा है, और साथ में आपका ऑप्टिकल साइंस ट्रेड में वो मांगा गया है। अगेन नो एक्सपीरियंस है। जब किसी को फिजियोथेरेपी बन करना हो, अगर टेक्नीशियन बनना हो, तो भैया उसके पास फिजियोथेरेपी ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 12th PCM 60% के साथ पास होना चाहिए। ये जनरल के लिए पोस्ट खाली है, 21,700 की है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी देखो जरा, ये टेक्नीशियन ग्लास ब्लोइंग की है, 21,700 की जॉब है, OBC के लिए खाली है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 है। इसमें 12th में 60% PCM के साथ, और साथ में इनने बोला है कि 1 साल का सर्टिफिकेट जो है मिनिमम होना ही चाहिए आपके पास।
किसमें, ग्लास ब्लोइंग में, ठीक है, और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप भर सकते। कारपेंटर 21,700 की तनख्वाह, ओबीसी के लिए खाली है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th में 60% और साथ में आपके पास कारपेंटर ट्रेड का ये हो, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अब खत्म होता है भैया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था सर्टिफिकेट के बारे में, ये बता चुका हूँ ना मैं आपको कि भाई अगर आपके पास देखो 2 साल का आईटीआई है तो चल जाएगा, लेकिन मान लो आपके पास आईटीआई जो है वो 1 ही साल का है, तो 1 साल आपका कहीं का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, क्योंकि इनको 2 साल से मतलब है, 2 साल से मतलब है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और ये नैक भी होता है एक चीज, नैक एक तरह से आईटीआई का ही है, जैसे ये एनटीसी है, ये नैक है, नैक भी देता है भैया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो होती है इनकी, है ना, तो वो भी होता है। अगर ये भी है आपके पास 2 साल का तो भी चल जाएगा, और आपके पास अगर 1 साल का आईटीआई और 1 साल का नैक है तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आता सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो अभी हम बात करेंगे साइंटिफिक, जो हमारा ऊपर वाला है ना, B1 से लेकर के B12, ठीक है, साइंटिफिक क्या कहना चाहिए ऑफिसर जो है हमारा, तो उसमें देखो दोस्तों क्या क्या होना है। उसका जो पेपर है डिप्लोमा और बीएससी लेवल का रहेगा, ये पता है आपको। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात ये दोस्तों कि रिटन एग्जाम हो रहा है, लेकिन सर क्या मेरिट रिटन से बनेगी, बिल्कुल नहीं बन रही है। यहाँ उल्टी बात है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो मेरिट ये बनाने वाले हैं, ये मेरिट बनेगी इंटरव्यू के बेस पर। मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, रिटन भी आपका इंदौर में होगा, इंटरव्यू भी आपका इंदौर में होगा, लेकिन आपका देखो लिखा है ना, फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू। और कोई भी वेटेज नहीं है, देखो नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन एग्जाम। आप रिटन एग्जाम में कितना भी स्कोर कर लो, उसका कोई वेटेज नहीं है, तो सर फिर ले क्यों रहे हैं? नहीं, रिटन एग्जाम में आपको क्वालिफाई होना है, ये ध्यान रखना। मैं भी बताऊंगा आपको कितने नंबर लेकर के आने मिनिमम। जनरल के लिए कट ऑफ पहले से तय है ना, और सभी के लिए तय है, मैं बता देता हूँ अभी आपको। बस ये ध्यान रखिए कि इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी मेरिट लिस्ट में आपके किसका वेट नहीं है, रिटन एग्जाम का कोई वेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया दोस्तों, देखो B1 से B12 तक ये सब साइंटिफिक ऑफिसर ही थे, B13 भी तो साइंटिफिक ऑफिसर है, तो यहीं पे क्यों नहीं लिख दिया इसके लिए थोड़ा सा अलग बता दिया, क्योंकि इसका जो रिटन एग्जाम होगा उसके में ये है, ठीक है। इनके रिटन एग्जाम में इनका भी इंटरव्यू पे बेसिस पे ही होना है, और कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा इनके, जो ये रिटन एग्जाम में करेंगे उसमें कुछ भी वेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनके एग्जाम थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए बता दिया गया कि जैसे पहला जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इन सब का पेपर 1 घंटे तक चलेगा, ठीक है। आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश होगा 30 मिनट का, और आपका क्या कहना चाहिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, जैसे कि होटल मैनेजमेंट वाला है ना, ये 13 वाला जो होगा देखना, होटल मैनेजमेंट वाला होगा, ये केटरिंग हॉस्पिटैलिटी, है ना, तो इसका 1 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। समझ गए आप सभी के सभी, तो ये आप देख लें थोड़ा सा, तो अपने हिसाब से आपने डिप्लोमा या जो भी बीएससी जो भी किया होगा उसमें इसको देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के लिए, जिनके पास ट्रेड वाले हैं, भैया आपका पेपर जो है 3 स्टेज में रखा गया है, ठीक है। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पहली और दूसरी स्टेज उसमें से जो है वो रिटन टेस्ट है, ठीक है, पहली दूसरी रिटन टेस्ट है, ठीक है। पहला वाला जो स्टेज 1 वाला है ये 1 घंटे चलेगा, दूसरा वाला जो है 2 घंटे चलेगा, और ये दोनों रिटर्न जितने भी हो, है ना, रिटर्न आपके स्टेज 1 स्टेज 2 है ना, रिटन टेस्ट, ये एक ही दिन हो जाएंगे, 1 डे हो जाएंगे। अब एक चीज याद रखिए, एक ही दिन तो दोनों होंगे, लेकिन दूसरा वाला उसी को देने मिलेगा, स्टेज 2 उसी को देने को मिलेगा जो स्टेज 1 क्लियर कर लेगा, ठीक है। सर स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 ये सबके लिए दोस्तों, सारे जितने भी टेक्नीशियन भर रहे हैं सबके लिए है, ठीक है। क्या क्या देख लो यहाँ पर, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 आएंगे इसके, ठीक है। और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, ये देखो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, और अगर एक गलत हो गया तो एक पूरा मार्क्स कट जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटा रहेगा। सर ये किसकी बात कर रहे हो? प्री एग्जाम की, ठीक है, 1 घंटे तक चलेगा। सर इसमें कुछ लाना है, आप देखो इसी में जनरल को मिनिमम 40% नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। ये जितने भी टोटल होंगे उसमें से मिनिमम आपको 40% लाना है, तभी आप स्टेज 2 में जा पाएंगे, और बाकी सबको 30% से ऊपर लाना है, ठीक है। 30% मत करना दोस्तों, ज्यादा ही करना, क्योंकि इनका कभी कभी 35-35 भी हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो आप ज्यादा ही मार्क्स लेकर के आए, अपना पूरी तैयारी करें। तो स्टेज 1 तो निकल गया सर, ये स्टेज 1 हो गया, सेम डे ही होना था। अब मान लो जिसने क्वालिफाई कर लिया उसको स्टेज 2 में आएगा। स्टेज 2 का नाम क्या? एडवांस टेस्ट है। ये है क्या? ये ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट मतलब सर जैसे मान लो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है फिटर से, तो अब इसमें आपके फिटर के, सिर्फ फिटर के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, समझ गया। तो जिससे भी जो भी ट्रेड मांगा गया है उससे जुड़े यहाँ पर रहेंगे, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे। वो पहला वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप था, 4 ऑप्शन है उसमें से चुनना है, और इसमें वही मार्किंग सेम है। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए सब मत लगा के आ जाना। और ये पेपर आपका 2 घंटे चलेगा, ठीक है। सर इसमें अगर पास होना हो तो देखो, इसमें पास होना है तो आपको 30%, ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, 30% मिनिमम नंबर लाना पड़ेगा जनरल वालों को, तब पास हो जाएंगे, और तब इनको इंटरव्यू के लिए लेके जाएंगे,
ठीक है। और बाकी की जो अदर कास्ट है उनके लिए 20% से ऊपर। तो भैया आप भी 30% 40% के आसपास ही रहना, ये इनके चक्कर में मत पड़ना कि आप यहीं तक लेकर के आओ, है ना। और ये देखो मेरिट लिस्ट स्टेज 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने देखा यहाँ पर 3 स्टेज थी। स्टेज 1 को इन्होंने सिर्फ क्वालिफाइंग रखा, उसके मार्क्स नहीं गिन रहे हैं। अब स्टेज 2 जो कि ट्रेड टेस्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन हमारे उसके आ रहे हैं, वह इसी के हिसाब से ये मेरिट को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन के मामले में स्टेज 2 काउंट हो रहा है और इंटरव्यू काउंट हो रहा है, और साइंटिफिक ऑफिसर के मामले में कोई रिटर्न काउंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू काउंट हो रहा है। समझ गए होगे अब आप मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये मैंने बता दिया आपको कि आपका स्टेज 1 स्टेज 2 जो है वो दोनों एक ही दिन होने वाले हैं, इंदौर में ही होगा। फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ये है ना, इंटरव्यू कह लो उसको या जो भी कहना है कह लो। तो ये ट्रेड मतलब आपको करके दिखाना पड़ेगा, है ना। और ये गो और नो गो है, कमेटी बैठेगी सामने, देखेगी हाँ भाई ये स्किल आता है इनको, तो गो दे देगी, तो बस हो गया, आपका काम हो गया, ठीक है। और नहीं दिया तो बस खत्म मामला। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें दोस्तों, अगर आपके पास सीजीपीए है परसेंटेज में, तो आप सीजीपीए है तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, और जिस भी फॉर्मूले से कन्वर्ट करोगे वो सर्टिफिकेट लेकर के आना, ये आपको आपके हेडमास्टर दे देंगे वहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th से ही रहेगी। अब देखिए एक फॉर्म एक ही बार भर सकते हो अपन, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लो आपको लगता है कि सर मेरे पास डिप्लोमा भी है और सर मेरे पास आईटीआई भी है ना, तो क्या सर मैं दोनों अप्लाई कर सकता हूँ? आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरो और इसके लिए भी अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरो, ठीक है। और ये रही है लिंक जिसको आप क्लिक करके सीधे वहां जाना वेबसाइट पर, और बस फॉर्म भर देना, ठीक है। तो आपका रिटन टेस्ट हो, इंटरव्यू टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट हो, जो भी हो, ये सब कुछ इंदौर में होगा, सब इंदौर में होगा, लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। और एक फॉर्म, एक समझ गया ना, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म जाएगा, है ना। और ये कैसे अप्लाई करना है, ये वही लिंक वगैरह दे दी फिर से, ठीक है। इसमें देखिए मेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर सब तैयार रखो, इसी के थ्रू ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है कि एक पोस्ट के लिए। अब अगर बाकी देखो, बाकी सबको पता है कि एससी का सर्टिफिकेट अब क्या क्या अपलोड करना है वो सुनो। कोई अगर सरकारी आदमी है जो अप्लाई करना चाहता है, इसके लिए इसमें जाना चाहता है, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेकर के आना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से, तभी वो, और इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, है ना, आपका 10th का मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, है ना, सारे आईटीआई के, डिप्लोमा के या एक्सपीरियंस के सब आपके लगेंगे भैया, कोई भी चीज़ सब लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब लग जाएगा भाई। कास्ट है सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS ये सब लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगा दीजिए, अगर कोई अपंग है तो। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग अब डोमिसाइल, अगर आप कश्मीर से हैं, अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको भाई सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल लगाना पड़ेगा कश्मीर वाला, है ना। और अगर 1984 के दंगों में आप प्रभावित हुए हैं तो उसका वैलिड प्रूफ है, तो वो भी स्कैन, ये सब अपलोड करना है, ये सब पहले से स्कैन करके रख लेना। आप जब फॉर्म भरोगे तो सब लगेगा उसमें ना, और कोई सर्टिफिकेट तो वो भर दीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना था, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, जैसी भी लगी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बस ठीक है पूछिए। और दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए अपने इस प्यारे से बंदे के लिए, है ना। आप ही के लिए बना है दोस्तों ये चैनल, आप ही के लिए काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप ही का है चैनल, प्यारा सा, है ना, छोटा सा बच्चा सा, है ना। तो बस ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगले में, है ना। कोई भी चीज़ हो तो आप बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।